अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, अब उनकी अपीलों पर आज अहम तरीन फैसले आए हैं, उस मुतालिक आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान वसीम साहब, जुल्करनैन इकबाल साहब। इनसे जानते हैं कि कागजात नामजदगी पे क्या एतराज़ात थे, उन पर क्या बहस हुई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया। तो जुल्करनैन साहब से शुरू करते हैं। जुल्करनैन साहब, बताइएगा कि क्या आज सनम जावेद के जो कागजात नामजदगी थे, परवेज इलाही के कागजात थे, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके क्या फैसले क्या आए हैं? देखिए, मजमूई तौर पर आज 5 केसेस थे। आरिफ अब्बासी PP19 रावलपिंडी से उनका केस था चीफ जस्टिस के बेंच में। वो वाहिद एक पीटीआई के लिए बुरी खबर थी। एक काजी साहब का बेंच था तो पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिला। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि आरिफ अब्बासी साहब 2 मुकदमात थे, इल्ज़ाम था कि उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके वकील ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए उसमें था कि जी स्टाम्प जो उन्होंने दिया था बयान अल्फी, उस बयान अल्फी के अंदर जिक्र मौजूद है थाना वारिस खान में उनके खिलाफ 2 मुकदमात थे। तो फिर कहा गया कि जी ये क्योंकि इन्होंने सरेंडर नहीं किया, वह इश्तेहारी हैं, मफरूर हैं, तो ये तो इनको तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा सकता, इसलिए उनके कागजात रिजेक्ट हो गए। दूसरी साइड पे उमर असलम थे, गलिबन खुशाब से उनका ताल्लुक है, तो उनके भी यही सेम इशू था, मिलते जुलते एलिगेशंस। हाँ, उनका भी यही था कि जी इन्होंने सरेंडर नहीं किया हुआ, ये वो 9 मई के बाद से रुपोश हैं, इश्तेहारी हैं, मफरूर हैं। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच था, जिसमें जस्टिस अख्तर बिन अल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल उसके रुकन थे, उन्होंने कहा कानून बड़ा वाज़ेह है जिसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स कन्विक्टेड हो यानी सजा याफ्ता हो उसको इलेक्शन लड़ने पे उसकी पाबंदी होती है, वो भी सजा जब 2 साल से ज्यादा हो तो तब वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्शन से। लेकिन जब वो मफरूर है तो ऐसी कोई पाबंदी लॉ में नहीं लगी हुई, तो हम कैसे किसी को रोक दें? अभी वो मफरूर है, कल वो सरेंडर कर देता है, पेश हो जाता है, हो सकता है बरी हो जाए, तो इसलिए आप उसको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। ये बेंच ने क्या है कि उनको रिलीफ दे दिया। तो 2 ये बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स ऑन द फेस ऑफ इट आई हैं 2 मुख्तलिफ बेंचेस से। इसके अलावा ताहिर सादिक साहब हैं जो अटक के हल्के से हैं, गालिबन 47 या 49 उनका हल्का है, तो उनका केस था, उनको बड़ा रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से। और यही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अजहर बिन अल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल का बेंच था, इन्होंने उनके ऊपर तमाम जो इतराज़ात आए थे वो मुस्तरद कर दिए और साथ ही साथ उनको क्लियर कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि ना सिर्फ इनको सिंबल अलॉट करें बल्कि बैलेट पेपर में भी इनका नाम शामिल किया। उसके बाद सनम जावेद और शौकत बसरा का केस आया। शौकत बसरा और सनम जावेद के केसेस लगे जैसे मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में। उसमें इन दोनों का एक केस था, एक इशू ज्वाइंट था। वो ये था कि दोनों में लॉ पॉइंट सेम था कि जी इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट शेयर किए थे जो कागजात में लिखे जाते हैं। तो सनम जावेद के हवाले से कहा कि जी इन्होंने अपने वालिद का जो और इनका एक ज्वाइंट अकाउंट था वो इन्होंने लिखा है कि इलेक्शन एक्सपेंस के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इनके वकील ने बताया कि जी सनम जावेद 9 महीने से जेल में है, तो वो जेल में है तो वो कैसे अकाउंट अपना बनवा सकती थी जेल के अंदर रहते हुए। कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ गया, इसलिए उनका जो ज्वाइंट अकाउंट था वो इलेक्शन एक्सपेंस के लिए। तो ये वो एतराजात थे जो कि रिटर्निंग अफसर अपने तौर पर खुद भी कर सकते थे। हाँ जी, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, उसमें मैं आगे चल के आता हूँ, पहले बेसिक फैक्ट थोड़े से समझा दो। उसके बाद आगे शौकत बसरा साहब का भी यही केस था। बसरा साहब के केस में एक चीज मुख्तलिफ एंड पे आके ये हुई थी, उन्होंने अपना एक सोलो अकाउंट भी बताया गया कि जी शेयर किया था आरओ को। आरओ ने कहा जी 3 बजे तक टाइम था, 3 बज गए, आप हो गए लेट, तो मैं ये वसूल नहीं करता, सिंगल अकाउंट आपके पेपर रिजेक्टेड है। उसमें इन्होंने जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि यार ये आप किधर से 3 बजे का टाइम निकाल के ले आए हैं, इलेक्शन शेड्यूल में सिर्फ डेट दी हुई है कि 20 से 30 तक स्क्रूटनी होगी, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये आप इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, इमरान वसीम साहब से जरा मैं एक चीज और बता दूं, फिर इमरान साहब की तरफ जाते हैं। और सनम जावेद का जो है ना वो एक उन पे इल्जाम ये भी था, एतराज ये भी था इनफैक्ट कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड नहीं थे। उनका जो ओथ कमिश्नर का अटेस्टेड बयान अल्फी था वो उन्होंने कहा कि जी 22 को का है, 22 को उनसे किसी ने रिटर्निंग अफसर ने सर्च की कि जी किसी ने मुलाकात ही नहीं की जेल में, तो ये उनका जाली है, उनके दस्तखत नहीं है, लिहाजा उसको रिजेक्ट कर दिए। जबकि उन्होंने कहा कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने 22 को दिया है, 21 को ये लिखा गया था जब वो पेशी पे गई थी, वहीं पे ये हुआ था। और वो भी उन्होंने कहा कि हमने परमिशन ली थी इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि इनके जो है ना पेपर्स वो इनको साइन वगैरह करने दिए जाएं, तब ये मामला अमल में लाया गया था। ठीक है इमरान वसीम साहब, आपकी तरफ चूंकि आपने एनालिसिस पेश करना है इस पे, तो इसलिए बाद में आए हैं, तो आप क्या कहते हैं जी कि
ये बात चल रही थी, और बात क्या चल रही थी, रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद किए, उसके बाद हाई कोर्ट ने कागजात मुस्तरद किए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, और जस्टिस अतर मिनल्ला की, जस्टिस मंसूर अली शाह की इस हवाले से बड़ी आम ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखें एहतशाम साहब, बात यह है कि जब ये नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के जब रिजेक्ट हो रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये शोर उठा था कि ये इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में क्यों नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जब ये मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जाएगा और वहां से होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट तक आएगा तो इसमें ढेर सारे गलबन कोई 300 350 लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। तो उस वक्त हमारा अंदाजा था कि इसमें से तकरीबन कोई 250 लोगों को तो इजाजत मिल ही जाएगी। अब आप देखें कि कल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का मुकदमा था, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुशाब से कैंडिडेट हैं, गालन भक्कर से कैंडिडेट हैं और इलेक्टेबल हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पीटीआई की पक्की सीट है सनाउल्लाह मस्ती खेल जहां से लड़ रहे हैं। तो उन्हें भी काजी फैसल साहब के बेंच से रिलीफ मिला, उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब थे और साथ में मुसर्रत अली साहबा थे। और आज बाकी जो केसेस थे वो बताया आपको। तो आप देखें ना, रेशो देखें कि रिटर्निंग ऑफिसर के जितने भी फैसले थे और जो हमने देखा, जो मस्ती खेल साहब का जो मामला था वो भी हमने देखा। आज तो ज्यादा देर हम मसरूफी रहे, अपने प्रेस एसोसिएशन का इलेक्शन था, लेकिन उसमें जो नुक्ते खैर मुबारक है, खैर मुबारक। लेकिन हमने इस बात को नोट किया कि इतने छोटे छोटे पॉइंट थे जिसपे उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे। मस्ती खेल साहब थे, उनकी जमानत भी थी, वो सरेंडर भी कर चुके थे, उसके बावजूद नीचे देखे ना कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट में उनको बगैर सुने उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। तो सवाल तो फिर होना चाहिए कि नीचे क्या देखा जा रहा था। इसी तरीके से आप देखें कि सनम जावेद के जो नॉमिनेशन पेपर थे उसमें बड़े माइनर से क्वेश्चन थे, एतराज़ात थे, ये बात बार बार हो रही थी कि आरओज अगर आप ब्यूरोक्रेसी से लेंगे तो उसमें बड़ी बेज़ाब्तियां आएंगी। तो वो मामला एज इट इज नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, फिर ये देखे ना एहतशाम, हम ब्यूरोक्रेसी वाली वक्त बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी या जुडिशल, चले उन्होंने तो जो किया सो किया, वो जो इंतजामिया से रिटर्निंग ऑफिसर लिए थे, फिर ऊपर जाके तो एक्सेप्ट होते ना, सनम से तो मांग रहे थे। मैं और बात कर रहा हूँ, देखे ना, रिटर्निंग ऑफिसर तो उधर से थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन इसी सनम जावेद के हो गए, शौकत बसरा साहब के हो गए। अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आए, वहां पे तो हाई कोर्ट के जज थे, फिर हाई कोर्ट में आए, वहां पे हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, वहां से भी एक्सेप्ट नहीं हुए। तो वहां पर तो जजेस बैठे थे, हाई कोर्ट के जजेस बैठे थे, वहां से भी एक्सेप्ट नहीं हुए। ये भी तो आप नुक्ता देखें ना। तो इसलिए ये फोरम इसलिए दिए जाते हैं, 2 से 3 फोरम जो है, ताकि अगर कोई मुतासरा फरीक है, समझता है कि मेरे साथ दूसरे फोरम पे भी ज्यादती हो गई है, पहले पे तो चलो हो गई, या तीसरे फोरम पे भी ज्यादती हो गई, तो सबसे फिर बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट भी आपको दिया गया है। तो अब देखें ना कि इस छलनी से निकलते निकले कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो उसको। अच्छा, आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि ये तासुर नहीं होना चाहिए कि एक सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और फील्ड में अगर ग्राउंड में अगर आप देखें तो हालात तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए होनी चाहिए, और उसके लिए जो अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे हम उसको एंडोर्स भी करते हैं कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। जहां आपको राइट ऑफ वोट का, जो आपका एक बुनियादी फंडामेंटल राइट कह लें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह रहे हैं, आपके पास है, वहीं आप अगर इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर भी इस तरह के छोटे छोटे एतराजात लगा के कि आपको इलेक्शन से रोकना, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज है, मेरे ख्याल से वो बताएंगे जुल्करनैन साहब, जिसपे मैं भी सोच रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब सिर्फ पंजाब असेंबली का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। मतलब सिर्फ पंजाब असेंबली की हद तक उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें, असेंबली में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें, और मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन ही लड़ना चाहता। हर मर्तबा वो कौमी असेंबली के इलेक्शन से भी लड़े हैं, और जीतने के बाद वो सीट छोड़ा करते थे, फैसला करते थे कि नहीं मैंने पंजाब असेंबली की रखनी है। आपको याद होगा कि 2008 के इलेक्शन में वो सूबाई भी जीते थे और नेशनल असेंबली भी जीते थे, लेकिन रिटेन उन्होंने की थी नेशनल असेंबली की। और फिर ये अब जब 18 हुआ है तब इन्होंने वो सूबाई असेंबली की रिटेन की है, वहां पे स्पीकर बने थे पंजाब असेंबली के। अब की मर्तबा भी उन्होंने पंजाब की रिटेन की, लेकिन सवाल यह है कि जीतने से पहले क्यों विड्रॉ कर गए। मैं बता दूं। अच्छा, नहीं, वो हुआ ये था, हाँ जी, हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में केस टेकअप किया 9:30 बजे, उसके बाद जो इतराज कुनिंदगान थे या जो फिकैन थे उनका नोटिस जारी किया और कहा कि जी वो पेश हो। उसमें जो एक जो केस है ये PP 32 वाला, इसमें जो इतराज कुनिंदा, क्योंकि हर हल्के में आपको पता अलग होता है इतराज कुनिंदा, इसमें जो इतराज कुनिंदगान थे 2 बंदे, वो दोनों पेश हो गए, उनके वकील हाफिज हसन कुकर भी पेश हो गए। जो बाकी केस 2 थे कौमी असेंबली के हल्के, उनमें रिस्पोंडेंट्स पेश ही नहीं हुए थे,
उनकी तरफ से कोई अटेंडेंस इनके हक में होना चाहिए था। नहीं, रिस्पोंडेंट्स क्योंकि नहीं अदम पैरवी पे होता था, अब इनके हक में होता ना। रिस्पोंडेंट्स पेश नहीं हुए थे, कोई भी उन्होंने कहा जी इतनी जल्दी है तो डिले हो सकता है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। उस डिले से बचने के लिए इन्होंने ये हद तक क्लियर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी दूसरे तो उनकी हाजिरी नहीं, उनका क्या करेंगे। फिर इन्होंने आपस में वकलान मशवरा किया और कहा कि जी बाकी हमें ड्रॉ कर लेते हैं। असेंबली की आ जाती है तो जो है जिनके वो रिस्पोंडेंट आए उन्होंने अपना वर्जन दे दिया, वो वाला हमें ओके कर दें। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये भी बड़ी डेवलपमेंट है कि परवेज इलाही साहब के भी कागजात मंजूर हो गए हैं, सनम जावेद के कागजात मंजूर हुए हैं और पीटीआई इस मामले में बड़ी तेज है कि वो हाइप क्रिएट कर लेते हैं। सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज, ये बड़ी हाइप बनी थी, फिर कागजात मुस्तरद हो गए, ये बात चली कि अब तो मुकाबला हो नहीं सकता, अब दोबारा मुकाबला बहाल हो गया है, सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज। बिल्कुल मुकाबला बहाल हो गया और अच्छी बात है, अच्छा मुकाबला, सेहतमंद मुकाबला होना भी चाहिए दोनों के दरमियान में। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी जीते लेकिन एक टफ मुकाबला हो, जरा दोनों उम्मीदवारों को चीची चढ़ी हो, समझ ना आ रही हो, हाई वोट होते हो गए, हाई वोट थले हो गए, 4 इहदे हो गए, 6 उहदे हो गए, वो आपको मुकाबला लग रहा है? मुझे नजर आ रहा है मुकाबला जिस किस्म की रैली नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की लाहौर में निकली है, वो अंदरूनी लाहौर के एरिया में मोनी रोड से निकल के वो जाती हुई आगे दाता दरबार की बैक साइड है सारी, बिलालगंज वाले एरिया में वो थे, अपोजिशन से जाके पता नहीं की पढ़ना। तो बहरहाल वो बात मैं ये कर रहा था कि मरियम नवाज को या कह लें कि इंतजामिया को इतना खतरा था सनम जावेद से, जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि आप इतना डीप रिटर्निंग अफसर गया, इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की, सिर्फ इसलिए कि जी वो किसी तरीके से इतराज उठा के निकाल दे और जो है ना नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दे, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। और फिर उन्होंने जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ से, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके तहत इलेक्शन का जो आरओ है उसको इख्तियार है पेपर रिजेक्ट करने का, वो 4 मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। ये जो दोनों है शौकत बसरा और सनम जावेद, ये चारों में से किस पे फॉल करता है? अच्छा, वो डीजी लॉ साहब ने काफी ढूंढा, कुछ सेक्शंस पढ़े, लेकिन उन्होंने कहा जब आप ये चारों आपने पढ़ तो दिए, बताएं किस में फॉल करता है, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। ओके। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने जो आरओ है उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके स्क्रूटनी की है, और ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच था उसने भी ये बात होल्ड की थी, परवेज इलाही के केस में भी और ताहिर सादिक के केस में भी। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर, अब जैसे प्लॉट का इशू था, तो वो प्लॉट परवेज इलाही के खाते में जो डाला गया, उसकी परचेज इमरान साहब उस डेट में डाली गई जब परवेज इलाही जेल में थे। तो वो उन्होंने कहा कि परवेज इलाही, उन्होंने कहा जी अव्वल तो हमारी मलकियत है ही नहीं, अगर हमारी है तो हम स्टेट को हम कहते जब्त कर लो। अच्छा, इमरान साहब आपको मुकाबला लग रहा है कि मरियम नवाज और सनम जावेद का मुकाबला होगा, क्योंकि मरियम नवाज एक सियासी घराने से हैं, उनके वालिद 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके। सनम जावेद तो मेरा ख्याल है उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर उस तरह से नहीं है, बल्कि वो एक वर्कर थी पीटीआई की और वहां से आगे बात बढ़ गई। देखें, ये 2 ग्राउंड्स पे मुकाबला होगा, एक होगा सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे तो सनम जावेद जीत जाएंगी, बल्कि जीत चुकी होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, नो डाउट, चाहे आप तमाम सियासी जमातों की सोशल मीडिया टीम इकट्ठी भी कर लें, तब भी वो अकेली पीटीआई के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पे वो जीत चुकी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के मैदान की, तो इलेक्शन के मैदान में भी मैं इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करूंगा कि सनम जावेद का मरियम के साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। हो सकता है कि मरियम का सनम के साथ मुकाबला हो। क्योंकि देखें, क्योंकि वो जैसे आपने खुद कहा कि वो एक सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो सनम जावेद का तो कोई ताल्लुक नहीं, उसका तो कुछ भी स्टेक पे नहीं लगा हुआ। मरियम नवाज के लिए मुकाबला होगा ना, जब इतनी हाइप आप क्रिएट करेंगे एक बंदे के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, जब वहां पे एक कैंपेन चल रही होगी, तो मुकाबला तो फिर मरियम का होगा ना। उसके लिए लूज करने, देखिए सनम जावेद के लिए लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मरियम नवाज के लिए खोने के लिए तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट निकाला है। देखिए, सियासी घराने की पोजीशन ये है कि हमारे आप सबके दोस्त हैं, इमरान साहब के भी, आपके भी, शहबाज खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब के बेटे एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बाहर हैं, वो डीएचए में अपने वाले साहब की कैंपेन चला रहे थे, मुख्तलिफ डोर टू डोर सेक्शंस में आगे जाके लोगों से मेरी मुलाकातें रहते, वहीं से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सियासी घराने को इतने पिसू पड़ेंगे वापस। असल में ना वो एहतशाम साहब मेरी ये बात समझे नहीं, बात मैंने भी यही की है, मैंने किसी और तरीके से की है। जुल्फिकार ने ऐसा बात नहीं समझा। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स की और कैंडिडेट्स की जिस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, हैरेसमेंट से पहले मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग चीज हुई है, उस पर भी हम इमरान से कमेंट ले लीजिएगा। आज वर्कर पार्टी केस का हवाला दिया इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल डीजी हैं उन्होंने,
एडिशनल जिला साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में इलेक्शन कमीशन को बड़ा इख्तियार बनाया था और कहा था कि जी ये अकाउंट्स के हवाले से, इन चीजों के हवाले से आपने देखना है। तो अतर मुल्ला साहब ने कहा जी उसके अंदर कई पैराग्राफ हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब उनको आपने छोड़ दिया, उनको आप देख नहीं रहे, वो उस तरफ आप उसको भुला के आप जो है ना सिर्फ अकाउंट के ऊपर आ गए। और इस फैसले के बाद लॉ आ गया था, पार्लियामेंट लॉ बना दिया था, और उस लॉ के अंदर भी जो चीज दी गई है आप उसके अंदर रहे, उससे भी ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। जो लॉ है वो तो अभी इंटरप्रेट हुआ ही नहीं है इस सेंस के अंदर। कमेंट करें जी। देखिए जी, मैं इस पे इतना कहूंगा जहां तक ये सारी जो बात की जा रही है ना, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है, और इस सूरत हाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा उठा रही है, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी। आप ये देखें कि चले लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं। जब सोशल मीडिया पे ये सारा शोर चल रहा था, उससे क्या तासुर गया? उससे ये तासुर गया जैसे मुल्क भर में किसी जगह भी पीटीआई के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा करवाने दिए गए, लेकिन जब नताइज सामने आए, नंबर सामने आए, तो पता चला कि नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजल रहमान की जमात से, एमक्यूएम से, या और जितनी भी सियासी जमातें, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान हर्डल्स क्रिएट। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं कि तासुर कितना दिया गया कि पूरे मुल्क में उनके रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर भी उन्होंने जमा करवाए। और जब सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामला डिस्कस हुआ, तो 600-650 या जितने भी लोगों के जिक्र किए जा रहे थे, यहां पे सिर्फ 6 एफिडेविट पेश किए थे लतीफ खोसा साहब ने कि ये 6 लोग हैं जी जो ये कहते हैं कि हमें जलसा नहीं करने दी जा रहा, जो ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी जा रही, जो ये कह रहे हैं नहीं सैंपल नहीं, सैंपल नहीं, एक मिनट ठहरे ना, ठहरे तो सही। अच्छा, उसमें जब मैंने उनसे सवाल किया खोसा साहब, अगर किसी पटवारी को पकाना हो तो ये करना, वो ये करना, चलिए आपने ज्यादा कर नहीं, मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया पे जी देखिए जब जनाब बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता। मैं तो ये कह रहा था, मैं तो ये फॉर्मली गैर संजीदा कर रहे हैं। अच्छा नहीं कल्याण साहब बड़ा संजीदा, ये संजीदा हो रहा है, संजीदा नहीं, जी बिल्कुल। मैंने तो ये सवाल पूछा था खोसा साहब से कि जब आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी सिर्फ 6 एफिडेविट आपने जमा करवाए पूरे पाकिस्तान से, 800-850 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप 6 हल्कों के बयाने अल्फी जमा कराएंगे तो इसका मतलब है फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल रही है। उन्होंने कहा जी मेरे पास 60,000 पड़े हुए हैं। मैंने कहा 60,000 पड़े हुए हैं तो क्यों रखे हुए हैं? अदालत में लाके जमा कराते हैं। 60,000 लोगों के बयाने अल्फी पड़े हैं। अब 60,000 टोटल हल्के नहीं है, 60,000 मतलब ये सोशल सर 60,000 की बात की, ये इब्रार अस्तूरी साहब ने भी सुना होगा। अस्तूरी साहब बताएं 60,000 की बात की थी, कितने की बात की थी? अगर आप वहां पे थे तो 60,000 की बात की थी। मैंने कहा 60,000 तो हल्के नहीं है, 6,000 भी हल्के नहीं है, हल्के 859 हैं टोटल। तो फिर चले जितने भी आपके पास थे आप टोटल के टोटल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते। आपने 6 क्यों जमा कराए? जब आपके पास पड़े हैं तो सैंपल 6 का क्यों दे रहे हैं? भी सारे जमा करवा दें, आपका केस मजबूत होता ना। लेकिन ये खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट के कागजात मुस्तरद हुए थे, वो इमरान साहब जो कह रहे थे कि अभी वो सारे जमा कराते केस मजबूत होता। एक केस एक बेंच में लग रहा है जहां से किसी को सबको पता था कि इधर से फैसला क्या है, वही जब बेंच चेंज होता है तो सारी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, तो केस का मजबूत होना था। छोड़ें खैर इस बात को। भाई वो कल सनाउल्लाह मस्ती खेल को भी इसी अदालत से जिसकी आप खिलाफ बात कर रहे हैं वहीं से रिलीफ मिला है। मैं अदालत के खिलाफ आज उन्होंने कुछ कहा भी है कि आप अगर फैक्ट्स पे बात नहीं करते तो उस बुनियाद पे हम डिसमिस कर रहे हैं। कोई चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा भी है। चलो फैक्ट ये भी तो फैक्ट है ना, लॉ में कहां लिखा है कि आप कन्विक्शन के बगैर आप किसी को इलेक्शन लड़ने से रोक सकते हैं। दूसरे बेंच से ये ऑब्जर्वेशन भी होता है ना, दूसरे बेंच से ये ऑब्जर्वेशन डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोजर का तो उन्होंने वो रिकॉर्ड में लगा हुआ डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, डिस्क्लोजर तो वहां खत्म हो गया था, तब भी वो आगे गए। अच्छा मोहम्मद अली मदर साहब मोहतरम बड़े हमारे तो खैर बड़े अच्छे वो हैं, हमेशा मीडिया के केसेस उन्होंने लड़े हैं वकील। मदर साहब कह रहे हैं जी पूरे शहर में वो आरिफ अब्बासी फिर रहा है, वो जो है ना सरेंडर नहीं कर रहा। अब वो तो हमें तो 9 मई के बाद से वो बंदा नजर नहीं है, रुपोशन पुलिस के नजर आया, पता नहीं जज साहब को कहाँ नजर आ गया। वो जज साहब के कहने का मतलब ये था, आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि यार एक बंदा नॉमिनेशन पेपर अगर जमा करवाने के लिए जाता है या किसी और जगह पे जाता है, एफिडेविट ऑफ कमिश्नर के पास साइन करवाने के लिए जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए जाता है या साइन करवाने के लिए जाता है, हर जगह पे जा रहा है, तो यार एक जगह पे जाके अदालत में सरेंडर करके जमानत भी ले लो। वो इस पैराए में अच्छा आप ये कह रहे थे कि ये अहमद मीर का शो नहीं है, लेकिन हमने पूरा शो ही कर लिया है। अब मैं आपको बताऊं बिल्कुल तो इजाजत भी चाहूंगा क्योंकि आई हैव टू लीव। आपका बहुत शुक्रिया इमरान नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट से जो अहम फैसले आए उनसे मुताल्लिक मुकम्मल अपडेट्स आपके साथ शेयर की।
हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मज़ीद भी अपडेट रखेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।